बहुत समय पहले की बात है। सूर्यपुर नाम के गांव में आराधना अपनी 5 बेटियों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। आराधना अपनी 5 बेटियों की तरफ से बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करती थी, क्योंकि वो गरीब थी और 5 बेटियों का पालन पोषण करना आराधना के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। आराधना की 2 छोटी बेटियां वो हमेशा अच्छा खाना खाना चाहती थी, अच्छे कपड़े पहनना चाहती थी, इसलिए वो चोरी करना सीख जाती हैं। आरोही देख, सामने वाला दुकानदार, उसके पास कितने ज्यादा ग्राहक हैं। वो तो सबको सामान देने में लगा है। चल जल्दी से चिप्स चुरा कर भाग जाती है। अरे यार पूजा, अब हम रोजाना चोरी करने लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें रोजाना चोरी करके खाना चाहिए। ऐसा करते हैं, हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही चोरी करेंगे। अगर रोजाना चोरी करेंगे तो हम पकड़े जा सकते हैं, और अगर हम पकड़े गए तो माँ की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। अरे यार, इतने दिन हो गए हमें चोरी करते करते, आज तक पकड़े नहीं गए तो आगे भी नहीं पकड़े जाएंगे। हम बहुत सफाई से चोरी करते हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मेरा चिप्स खाने का बहुत दिल कर रहा है। देख तो, दुकानदार सामान देने में व्यस्त है और मैं तो सोच रही हूँ कि तू दुकानदार को अपनी बातों में लगा। मैं तेरे लिए और अपने लिए चिप्स लेकर भाग जाऊंगी, ठीक है? आरोही पूजा से मना करती है कि आज वो चोरी नहीं करेगी। आज उसे सुबह से ही पता नहीं क्यों चोरी करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन पूजा नहीं मानती। उसका चिप्स खाने का बहुत दिल कर रहा था और जैसा कि पूजा आरोही से कहती है, आरोही बिल्कुल वैसा ही करती है। वो दुकानदार के पास जाती है और उसे अपनी बातों में उलझा लेती है। तभी पूजा 2 चिप्स के पैकेट ले लेती है और भागने लगती है। तभी एक औरत उन्हें देख लेती है। अरे भाई साहब, देखिए, आपकी दुकान से वो लड़की 2 चिप्स लेकर भाग रही है, वो भी महंगी वाली। पकड़ो उसे, वो चोर है। उस औरत के कहने पर दुकानदार पूजा को भागते हुए देख लेता है और वो उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे उसके घर लेकर जाता है। आरोही भी उसके पीछे पीछे घर आ जाती है। तभी आराधना दुकानदार से कहती है, अरे भाई साहब, क्या हुआ? मेरी बेटी ने क्या कर दिया जो आप उसे मारते हुए यहाँ तक लेकर आए? आरोही बेटिया, क्या हुआ है? अपनी चोर बेटी को अपने घर में संभाल कर रखिए और मुझे पूरे 1000 रुपए चाहिए। ये आप क्या कह रहे हो? 1000 रुपए? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पूजा, तुम ही बताओ क्या हुआ है? ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? तुमने चोरी की है और 1000 रुपए देने हैं मुझे? आरोही, पूजा तो कुछ भी नहीं बोल रही। तुम ही बताओ क्या हुआ है? तुम दोनों तो हमेशा एक साथ रहती हो ना, तुम्हें तो पता होगा। अपनी करतूतें तुम्हारी दोनों चोर बेटियां नहीं बताएंगी कि ये क्या कर रही हैं। ये मेरी दुकान से काफी दिनों से सामान चुरा रही थी। अब मुझे मेरे नुकसान के पैसे चाहिए। भाई साहब, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ और तुम दोनों को तो मैं बाद में देखती हूँ। मैंने तुम्हें चोरी करना सिखाया है क्या? मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? भाई साहब, अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं, बाकी के 500 बाद में ले लेना। आप तो जानते ही हैं कि मैं एक गरीब हूँ। 5 बेटियों का पालन पोषण करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने कभी अपनी बेटियों को चोरी करना नहीं सिखाया। पता नहीं ये दोनों क्यों चोरी कर रही हैं। आप 500 बाद में ले लेना। वो दुकानदार अच्छा था, इसलिए 500 रुपए लेकर चला जाता है। क्यों रे? आखिर तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? क्या मैं तुम्हें यही सिखाती हूँ? चोरी करो और चोरी कर कर के अपनी मनमर्जी का खाना खाओ। अरे बेटी, चोरी करना बहुत बुरी बात है और पाप भी है। अब से चोरी मत करना। हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें उसी परिस्थिति में जीने आना चाहिए। गरीब है तो क्या चोरी करोगी?
माँ आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। पूजा और आरोही को मैं समझा दूंगी। पूजा और आरोही मेरी प्यारी बहनों, आज के बाद कभी भी चोरी मत करना। चोरी करना बहुत बुरी बात है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ तो मुझे ऐसी जिंदगी जीने का कोई शौक नहीं है। जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं इसे क्या जिंदगी कहते हैं? गरीब फटीचर जैसी जिंदगी। पता नहीं हमारी जिंदगी में ऐशो आराम क्यों नहीं है। माँ आप कह रही हो कि चोरी करना बुरी बात है। आप ही बताइए कि आपने हमें एक जोड़ी कपड़े कब बनवाए थे? 2 साल पहले। और अच्छा खाना कब खिलाया था वो तो याद भी नहीं है। हमारी उम्र की लड़कियाँ इतने अच्छे सुंदर डिजाइनर कपड़े पहनती है, इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना खाती है, पार्टियाँ करने जाती है, और हम गरीब फटीचर जैसी जिंदगी जी रहे हैं। अब क्या सारी उम्र ऐसे ही निकाल दें? हाँ आरोही ठीक ही तो कह रही है, मुझे भी नहीं जीनी ऐसी जिंदगी। मुझे भी ऐसी जिंदगी जीने का कोई शौक नहीं है। आप बता रही क्यों हमें कपड़े नहीं दिलाती, हमारा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करती। जब आपको हमारा पालन पोषण करना इतना ही ज्यादा मुश्किल था तो आपने हमें पैदा होते ही क्यों नहीं मार दिया? ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा था कि हम मर ही जाते। ये तुम दोनों क्या कह रही हो? आरोही और पूजा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पहले तुमने चोरी करके माँ का नाम बदनाम किया और अब ऊपर से माँ को पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप कहे जा रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? पिताजी के बिना माँ ने हम 5 बहनों को किस तरह से पाल पोस कर इतना बड़ा किया। खुद भूखी रही लेकिन हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। रूखी सूखी खिलाई लेकिन खाना खिलाया। जिस माँ ने तुम्हारे ऊपर इतने एहसान किए, आज तुम उस माँ को इतनी ज्यादा बातें सुना रही हो। बल्कि हमें माँ का तो सहारा बनना चाहिए, माँ के ऊपर हमें बोझ नहीं बनना चाहिए। और ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रही हो। बस करो, तुम 5 बहनें शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरी दोनों छोटी बेटियां बड़ी हो जाने के बाद मुझे क्या सिला देंगी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगी। पहले चोरी की और अब शांत हो जाओ, मुझसे तुम्हारी बातें सुनी नहीं जा रही। आराधना को विश्वास नहीं होता कि उसे अपनी बेटियों के मुंह से ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी और अचानक उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। ये देखकर 5 बहनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। माँ आपको क्या हो गया? कृपया करके अपनी आँखें खोलिए। आरती देखो तो माँ को क्या हो गया है। मुझे लगता है कि माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, जल्दी चलो। हाँ निशा दीदी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। माँ तो आंखें ही नहीं खोल रही, लेकिन हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। हॉस्पिटल में क्या बिना पैसों के माँ का इलाज हो जाएगा? माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। कृपया करके अपनी आंखें तो खोलो। हम आपसे वादा करते हैं आज के बाद कभी भी बुरे काम नहीं करेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी भी आपको उल्टा सीधा नहीं कहेंगे। हमें पता है कि आपने हमें किस तरह से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। कृपया करके अपनी आंखें खोलिए माँ, अपनी आंखें तो खोलिए माँ। अब पूजा और आरोही को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। उन्हें लगता है कि उनके कड़वे शब्दों की वजह से ही उनकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। 5 बहनें अपनी माँ को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर आराधना को देखने नहीं आता, क्योंकि जो भी डॉक्टर आता वो पहले 5 बहनों की तरफ देखता और वो समझ जाता कि ये गरीब हैं और इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। डॉक्टर देखो तो हमारी माँ की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, वो अपनी आंखें नहीं खोल रही। हम कब से यहाँ पर अपनी माँ को दिखाने के लिए खड़े हैं, लेकिन कोई भी हमारी माँ का इलाज करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। कृपया करके मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ। हमारे पास हमारी माँ के सिवा कोई नहीं है, हम 5 बहनें अनाथ हो जाएंगी। कृपया करके हमारी माँ का इलाज
इलाज कर दीजिए ना। देखो वो आंखें नहीं खोल रही, हमसे बातें नहीं कर रही। तुम पांचों बहनें अपनी तरफ देखो। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी हालत देखकर हमें साफ नजर आ रहा है कि तुम कितनी ज्यादा गरीब हो और तुम अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं दे सकती। तो हम तुम्हारी माँ का इलाज क्यों करेंगे? हम यहाँ पर मुफ्त में किसी का इलाज करने के लिए तो नहीं बैठे हुए। बताओ, अगर तुम पैसे देती हो तो हम इलाज करने के लिए तैयार हैं। कितने पैसों की जरूरत है? हमने तुम्हारी माँ को चेक किया है, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। अगर इतने पैसे दे सकती हो तो हम इनका इलाज कर देंगे, लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो हम इनका इलाज नहीं करेंगे। वरना यहाँ से चलती बनो। जाओ, हॉस्पिटल से भीड़ कम करो। 1 से 1.5 लाख रुपए वो हम कहाँ से ला कर देंगे? ये तो बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। आरोही, तुम क्या सोच रही हो? सोचना क्या है, चोरी करूँगी, डाका डालूंगी और अपनी माँ की जान बचाऊंगी। नहीं आरोही, माँ सांस नहीं ले पाएंगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी जान चोरी के पैसों से बची है। क्या तुम भूल गई कि माँ को दिल का दौरा क्यों पड़ा है? तो क्या अब हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? माँ को इस तरह से अपनी आँखों के सामने मरता हुआ देखते रहेंगे? पिताजी तो हमें छोड़कर जा ही चुके हैं। क्या हम माँ को भी खो देंगे? नहीं, हमें कुछ तो करना ही होगा। अरे, ये बाहर भीड़ कैसी लग रही है? बाहर क्या हो रहा है? हॉस्पिटल के बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रही थी। वो अनाउंसमेंट थी एक फैशन शो की। सूर्यापुर में फैशन शो कंपटीशन होने वाला था और जीतने वाले को पूरे 5 लाख रुपए मिलने वाले थे। ये सुनकर आरती अपनी बहन से कहती है, दीदी, मुझे लगता है कि हमें फैशन शो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या पता हम पांचों बहनें पार्टिसिपेट करें और हम पांचों में से कोई एक जीत जाए, और अगर एक भी जीत जाएगी तो माँ का इलाज हो जाएगा और हम फेमस भी हो जाएंगे। मगर मेरी प्यारी बहन, फैशन शो में पहनने के लिए हमारे पास कपड़े ही कहाँ हैं? हमारे पास तो फटे पुराने कपड़े हैं और तुम्हें पता है कि वहाँ पर अच्छे डिजाइन के कपड़ों की जरूरत पड़ती है। और तुमने सुना नहीं, सभी को लहंगे पहनकर जाना है, वो भी अलग अलग तरह के। अब तुम ही बताओ, हमारे पास लहंगे कहाँ से आएंगे, वो भी अलग अलग डिजाइन के। मेरे पास एक आइडिया है, चलो मेरे साथ जंगल में। हम इस शो में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे भी। पांचों बहन जंगल में चली जाती हैं और वहाँ जाकर आरोही मोर के पंख ढूंढती है और फिर वो बहुत ज्यादा मोर के पंख इकट्ठे कर लेती है, जिन्हें देखकर निशा कहती है, आरोही, ये तुम क्या कर रही हो? आखिर मोर के पंख से क्या होगा? तुम हमें जंगल में क्यों लेकर आई हो? यहाँ पर हमें क्या लहंगे मिलने वाले हैं? पता नहीं तुम्हारे शरारती दिमाग में भी क्या क्या चलता रहता है। देखो, फैशन शो कंपटीशन हो रहा है और फैशन शो में अलग अलग तरह के लहंगे पहनने हैं, तो मैंने सोचा क्यों न हम सबसे अलग, सबसे यूनिक, सबसे अच्छे मोर के पंख के लहंगे बनाएं। ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। असली मोर पंख के लहंगे, वाह, क्या सोच है आरोही, वाह, तुम्हारे दिमाग में तो बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि मोर के पंख के लहंगे भी बन सकते हैं। अब हम पांचों बहनें मोर के पंख के लहंगे पहनकर फैशन शो में जाएंगे और क्या पता हम जीत भी जाए। अगर हम जीत जाएंगे तो हम माँ का इलाज करवा सकते हैं और हमारी वजह से जो माँ को तकलीफ हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। आरती और रिया अपनी तीनों बहनों को देखती रहती हैं और उसके बाद पांचों बहनें मोर के पंख के लहंगे बनाने की कोशिश करती हैं। मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं था। फिर वो पांचों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर और अच्छे 5 मोर के पंख के लहंगे बनाकर तैयार कर लेती हैं, जिन्हें देखकर उन्हें भी विश्वास नहीं होता कि इन मोर पंख के लहंगे को उन्होंने अपने हाथों से बनाकर तैयार किया है। और अगले दिन पांचों बहनें
फैशन शो में पार्टिसिपेट करने चली जाती है। तभी वहाँ पर कुछ अमीर लड़कियाँ पांचों गरीब बहनों को देखकर उनके ऊपर हंसना शुरू कर देती हैं। क्या यहाँ पर कूड़े का बाड़ा भी आकर पार्टिसिपेट करेगा? देखो तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है बल्कि डस्टबिन में है। तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जाओ यहाँ से, आई बड़ी गरीब कचरे कबाड़ी वाली, वहीं जाओ। देखो तो गरीबों का फैशन कंपटीशन में कोई काम नहीं यहाँ पर, और आ गए पार्टिसिपेट करने। यहाँ पर सिर्फ अमीर लड़कियाँ ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। क्या तुमने सुना नहीं? यहाँ पर यूनिक और अच्छे लहंगे पहन कर आना है, लेकिन तुम्हारे पास तो लहंगा होना दूर की बात, अच्छे कपड़े भी नहीं है। देखो तो ये गरीब फटीचर करेंगी पार्टिसिपेट। स्टेज पर देखते हैं कि किसमें कितना है दम। हम यहाँ पर तुमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। चलो मेरी प्यारी बहनों, हम इनके मुंह नहीं लगेंगे। देखो तो इन गरीब पांचों बहनों का एटीट्यूड, हारने से पहले सब ऐसे ही फड़फड़ाते हैं जैसे ये पांचों गरीब बहनें फड़फड़ा रही हैं। जीत तो हमारी ही होगी। इन गरीब पांचों बहनों को तो स्टेज पर हराने में बहुत मजा आएगा। वहाँ पर आई अमीर लड़कियों को पांचों गरीब बहनों का एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो एटीट्यूड किस बात का दिखा रही है। कुछ समय बाद शो शुरू हो जाता है। एक के बाद एक लड़की सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर स्टेज पर आती है। कुछ समय के बाद पांचों बहनें भी अपने मोर पंख के लहंगे पहनकर स्टेज पर आ जाती हैं। मोर के पंख के लहंगों में पांचों बहनों को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि पांचों बहनें मोर के पंख के लहंगे पहनकर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। चारों तरफ से तालियों की आवाजें आ रही थी। जजेस भी उनकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। ऐसे मोर के पंख के लहंगे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। असली मोर के पंख के लहंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इस फैशन शो की विजेता तुम पांचों बहनें ही हो, और तुम्हें मुंबई आने का मौका भी मिलता है। मुंबई आकर तुम्हें अपना हुनर दिखाना होगा। ये सुनकर तो पांचों बहनों के होश ही उड़ जाते हैं कि उन्हें मुंबई जाने का ऑफर मिल रहा है। प्राइज मनी जीतने के बाद वो अपनी माँ का इलाज करवाती है, और कुछ ही दिनों में आराधना बिल्कुल ठीक हो जाती है। और उसके बाद पांचों बहनें अपनी माँ को सब बताती हैं। साथ ही आराधना अपनी दोनों छोटी बेटियों को भी माफ कर देती है। तुम दोनों को अपने किए पर पछतावा भी है, और तुमने मुझसे वादा किया है कि आज के बाद कभी बुरे काम नहीं करोगी, कभी चोरी नहीं करोगी, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई चलूंगी और अपनी पांचों बेटियों को कामयाब होता हुआ देखूंगी। आराधना और उसकी पांचों बेटियां बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं, और कुछ दिन बाद वो मुंबई चली जाती है। और वहाँ जाकर पांचों गरीब बहनें अपने मोर के पंख के लहंगे की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती हैं, और वो कुछ ही दिनों में बहुत ही ज्यादा अमीर भी हो जाती है, क्योंकि वो फेमस मॉडल बन जाती है, और सब एक साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर गांव में सोनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनी के पिता पंकज एक गरीब किसान थे, जो अपने खेतों पर खेती किया करते थे। सोनी की माँ एक हाउसवाइफ थी। सोनी की माँ ने सोनी को बचपन से ही अच्छे संस्कार और ईमानदार होने की शिक्षा दी थी। सोनी गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। पंकज की खेतों से बहुत कम कमाई हुआ करती थी, जिस वजह से वो सोनी को एक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता था। सोनी की माँ माला सोनी की बहुत देखभाल किया करती थी। पंकज दिन रात खेती करता और जितना भी कमा पाता उससे अपनी बेटी सोनी को खुशियाँ देने की पूरी कोशिश करता था। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन, माँ आपको याद होगा ना, कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन आ रहा है, और देखो आज मेरे स्कूल की छुट्टी भी है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम मेरे जन्मदिन की शॉपिंग करने चलते हैं। अरे क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, आज शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा और फिर हम सभी लोग मिलकर शॉपिंग करने जाएंगे। इतना कहकर पंकज अपने काम पर चला जाता है।
यहाँ घर पर माला सोनी के जन्मदिन के लिए घर की साफ सफाई करने लगती है। सोनी का परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए वो सोनी की सभी मांगे पूरी नहीं कर सकते थे। शाम के समय सोनी के पिता घर पर वापस आ जाते हैं। कहाँ हो सोनी की माँ? मैं घर पर आ गया हूँ। तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम सभी शॉपिंग करने चलते हैं। सोनी अपने पिता की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर सभी लोग मिलकर शॉपिंग करने निकल जाते हैं। सोनी के पिताजी सोनी के जन्मदिन के लिए कुछ सजावट का सामान ले लेते हैं। शॉपिंग खत्म करने के बाद सभी घर की ओर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत भयानक था, परंतु सोनी जैसे तैसे बच जाती है और उसके माता पिता की वही मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। सोनी बेहोश हो गई थी। ये सब देखकर आसपास के लोग सोनी को एक हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं और सोनी थोड़ी बहुत दवाइयाँ खाकर ठीक हो जाती है। अब सोनी के माता पिता तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन सोनी की बुआ सोनी को अपने पास रख लेती है ताकि वो उसकी देख रेख कर सकें। सोनी की बुआ जी की अभी अभी शादी हुई थी। सोनी की बुआ खुशबू अब सोनी को अपने घर ले जाती है, तो उसकी सास उससे कहती है, करमझली, ये तू किसको उठा कर ले आई है? जी ये मेरे भाई की लड़की है और मेरी भैया भाभी का कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी और ये बेचारी अनाथ हो गई है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई माँ जी। क्यों? क्या हमने कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है जो तू इसे यहाँ पर उठा कर ले आई है? एक तो हम तुझे पाल रहे हैं, ऊपर से तेरे पूरे परिवार को भी पाले क्या? देख, चुपचाप जहाँ से इसे लेकर आई है वहीं छोड़कर आ जा, नहीं तो तू भी इस घर से बाहर निकल जा। अपनी सास की इतनी खरी खोटी बातें सुनने के बाद खुशबू वहाँ से सोनी के साथ बाहर निकल जाती है। खुशबू सोनी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि सोनी अभी केवल 6 वर्ष की ही थी। खुशबू जंगल में ही एक झोपड़ी में सोनी के साथ रहने लगती है और जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचा करती है, जिससे वो अपना और सोनी का गुजारा कर लिया करती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन सोनी के फूफा खुशबू को लेने के लिए आते हैं। देखो खुशबू, तुम्हें इस तरह से माँ की बातों को अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए था। चलो अब घर वापस चलो। देखो जी, मैं तो घर वापस चलने को तैयार हूँ, परंतु मैं सोनी को इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रहने आ गई हूँ। आप चाहे तो हमारे साथ यहाँ रह सकते हैं। देखो खुशबू, तुम पागल हो गई हो। इस झोपड़ी में सिर्फ तुम ही रह सकती हो। अगर तुम्हें घर वापस नहीं आना है तो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुन लो। आज के बाद हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। खुशबू अपने पति की बात सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और वो सोनी को वहाँ पर अकेला छोड़कर अपने पति के साथ वापस चली जाती है। सोनी बेचारी अब अकेली रह जाती है। कुछ दिन तो सोनी जैसे तैसे रूखा सूखा खाकर गुजारा कर लेती है, परंतु वो बेचारी अकेली कब तक रहती? सोनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो जंगल में इधर उधर भटक रही थी। चलते चलते वो एक झरने के पास पहुंच जाती है। झरना देखकर सोनी के मन में मरने का ख्याल आता है और वो झरने में कूद जाती है। पानी का बहाव बहुत तेज था, जो सोनी को बहाकर आगे की तरफ ले जा रहा था और सोनी बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो। सोनी को यूँ डूबता देख आसमान से एक परी देख रही थी। तभी वो सोनी को बचा लेती है और उसे पानी से बाहर ले आती है। अरे क्या हुआ प्यारी बच्ची तुम्हें? तुम इस झरने में कैसे गिर गई? वो दरअसल बात ये है कि मैं इस पे गिरी नहीं थी, मैं इस पे कूदकर अपनी जान दे रही थी। इतना कहकर सोनी जोर जोर से रोने लगती है। अरे सोनी, तुम इतनी छोटी हो और फिर भी अपनी जान देने की सोच रही थी। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है बेटा?
परी जी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बचपन में मेरी माँ बाप की मृत्यु हो गई और अब मेरी बुआ भी मुझे छोड़कर चली गई है। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। भूख से मेरी जान निकल रही है। इसलिए मैं सोच रही थी कि तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि एक बार में ही मैं अपनी जान दे दूं। सोनी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गई हूँ। देखो, अब मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इसके बाद परी सोनी को अपने जादू से एक सुंदर सा मोर पंख का गाउन पहना देती है, जिसमें सोनी बिल्कुल परी की तरह दिखाई देती है। फिर परी सोनी को अपने साथ परी लोग ले जाती है और उसे वहाँ पर रहने के लिए घर देती है। परी सोनी को पढ़ाने के लिए उसको एक टीचर के पास छोड़ देती है, जहाँ पर सोनी अच्छे से शिक्षा लेती है। कुछ सालों में ही सोनी की शिक्षा खत्म हो जाती है और वो परी बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से सोनी को एक परी बना देती है और उसको एक जादुई छड़ी भी दे देती है। अब सोनी परी भी बाकी सभी परियों के साथ सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगती है।